वक्फ संशोधन बिल के आज देर रात राज्यसभा से पारित होने की संभावना है। इसके साथ ही 9 महीने पहले शुरू हुई सरकार की कवायद अपने अंजाम तक पहुंच जाएगी। नए कानून से वक्फ संपत्तियों को बनाने, उसके प्रबंधन और प्रशासन का स्वरूप बदल जाएगा। क्लैरिफिकेशन नहीं सुनते हैं, उनके बोलने से पहले एक दो लोग बोलते हैं तो वो जरूर सुनते हैं, मगर राज्यसभा से पारित होने के साथ ही नया बिल कानून की शक्ल ले लेगा। नया कानून 1995 के वक्फ कानून में बदलाव करके बनाया गया है। इसके अस्तित्व में आने के बाद वक्फ संपत्तियों के संचालन और प्रबंधन में कुछ बुनियादी बदलाव आएंगे। नई संपत्ति वक्फ करने के आवेदन की पड़ताल अब जिला कलेक्टर करेगा। अभी तक इसके लिए वक्फ बोर्ड के आवेदन पर सर्वे आयुक्त पड़ताल करता था। वक्फ बाय यूजर संपत्ति अगर विवादित या सरकारी जमीन पर होगी तो राज्य सरकार का एक नामित वरिष्ठ अधिकारी इसकी पड़ताल करेगा। वक्फ बोर्ड का स्वरूप बदल जाएगा। अब इसमें 2 गैर मुस्लिमों की नियुक्ति अनिवार्य है। सभी वक्फ संपत्तियों की जानकारी 6 महीने में पोर्टल पर सार्वजनिक की जाएगी। ट्रिब्यूनल से और समय लिया जा सकता है। केवल वही व्यक्ति अपनी संपत्ति वक्फ कर सकेगा जो कम से कम 5 सालों से इस्लाम धर्म का पालन करता हो। एक बड़ा बदलाव ये भी है कि अब ट्रिब्यूनल के फैसलों को ऊपरी अदालतों में चुनौती दी जा सकेगी। वक्फ संशोधन बिल आखिरकार पास हो गया है। एनडीए सरकार के सहयोगी दल जेडीयू, टीडीपी, एलजेपी और आरएलडी जैसे दलों को शुरू में कुछ आपत्ति थी, लेकिन जब इनके सुझाव को बिल में शामिल कर लिया गया तो फिर मोदी सरकार को वक्फ संशोधन बिल पास कराने में कोई भी दिक्कत नहीं आई। प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ और इसके साथ ही वक्फ संशोधन बिल पास हो गया। विपक्षी नेताओं का विरोध धरा का धरा रह गया। वजह बीजेपी की सहयोगी पार्टियों ने सरकार का खुलकर समर्थन किया। जब पिछले साल जुलाई में वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश किया गया था, तब सहयोगी दलों को बिल के स्वरूप को लेकर आपत्तियां थीं। सहयोगियों के सुझाव पर ही सरकार ने बिल को जेपीसी के पास भेजा। अब वक्फ के नए कानून पिछले तारीख से नहीं लागू होंगे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में खंड 2 विधेयक का अंग बना। तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी के फेस पर लोगों ने वोट किया है। सरकार तो मजबूत है ही, लेकिन ये अच्छे काम के लिए जाना जाएगा ये बिल। ऐसे में इन तमाम विषयों को लेकर संतोष होने के बाद ही हम लोगों ने खुलकर और आने वाले दिनों में भी मुस्लिम समाज में जाकर इस बातों को मजबूती से हम लोग रखने का कार्य करेंगे कि क्यों ये पारदर्शिता जरूरी थी। माननीय मंत्री जी, सरकार ने जैसे ही जेडीयू और टीडीपी के सुझाव को बिल में शामिल किया तो ये दल खुलकर समर्थन में आ गए। कोई सदस्य पार्टी के नजरिए से बाहर वोट न करे, इसीलिए इन दलों ने व्हिप भी जारी कर दिया। बीजेपी ने यह भी संदेश दिया कि उसे सहयोगियों की फिक्र है और वह कोई भी फैसला बगैर उनकी सलाह के नहीं करती है। खंड 1 यथा संशोधित विधेयक का अंग बना। दिल्ली में बिजली कटौती के मुद्दे को लेकर आम आदमी पार्टी ने कई इलाकों में विरोध प्रदर्शन किया। वहीं ऊर्जा मंत्री ने कहा कि विपक्ष बिजली को लेकर झूठ फैला रहा है। दिल्ली में बिजली कटौती के मुद्दे पर राजनीति तेज होती जा रही है। आम आदमी पार्टी के आरोपों पर बिजली मंत्री ने कहा कि रखरखाव के कारण कटौती हो रही है। आप आईटी सेल के जरिए दिल्ली में भय का माहौल बना रही है। अगर वो कहते हैं उनके समय में एक दिन भी बत्ती बंद नहीं हुई, 1 मिनट भी बत्ती बंद नहीं हुई, कभी बत्ती जाती नहीं थी, तो इसका मतलब 10 साल तार ठीक करने के लिए, ट्रांसफार्मर बदलने के लिए, ट्रांसफार्मर का तेल डालने के लिए कभी बिजली बंद नहीं हुई। आम आदमी पार्टी ने गुरुवार को पोस्टर लेकर दिल्ली के कई इलाकों में प्रदर्शन किया। आपने कहा कि बीजेपी के आते ही बिजली व्यवस्था गड़बड़ा गई। आप सबको पता है, जब से दिल्ली में भाजपा की सरकार बनी है, पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम दिल्ली की पूरी तरह से चरमरा गई है। और खास करके पिछले 1 महीने में जितने पावर कट दिल्ली में लगे हैं, मुझे नहीं लगता कि यूपी, बिहार जैसे राज्यों में भी किसी एक शहर में इतने पावर कट लगे। दिल्ली सरकार ने आंकड़े जारी कर बताया कि आप सरकार के समय 51,000 बार बिजली कटौती 5 घंटे से ज्यादा समय के लिए हुई थी। रखरखाव के लिए पूरी दुनिया में बिजली कटौती होती रही है।
दिल्ली सरकार के जल मंत्री प्रवेश वर्मा ने वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के दौरा करने के बाद उन्होंने कहा कि ट्रीटमेंट प्लांट के आसपास यमुना नदी की गाद को हटाया जाएगा और ट्रीटमेंट प्लांट में पानी के भंडारण की क्षमता को बढ़ाया जाएगा। यमुना नदी के वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर गुरुवार को जल मंत्री प्रवेश वर्मा पहुंचे। पहले यमुना नदी के बैराज का जायजा लिया, फिर यमुना नदी के जल शोधन इकाई पर पहुंचकर पानी की स्वच्छता को मापा। वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर 220 MGD पानी को साफ करके दिल्ली में सप्लाई किया जाता है। जल मंत्री ने जोर दिया कि वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता को बढ़ाने के लिए यमुना नदी की सफाई और गाद निकालना जरूरी हो गया है। के पीछे जो है 10-15 साल से जो मैंने पता किया डिपार्टमेंट में, आज तक भी डिपार्टमेंट का कोई एक्शन प्लान नहीं था, कोई मास्टर प्लान नहीं था। जब तक हमारे पास में मास्टर प्लान नहीं होगा, हम जो भी काम करते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर का प्रोजेक्ट में, अगर हमारे पास में मास्टर प्लान नहीं है कि हम कौन सी पाइपलाइन डालनी है, कितने समय को देखकर डालनी है, कितना डाया की डालनी है, वो प्लान ही नहीं है। अभी तो केवल फायर फाइटिंग मोड में चल रहा है। कहीं पे लीकेज हो गई, उस पर कुछ हमने पेश कर दिया है। तो हमारे पास में एक्शन प्लान हमारा बन रहा है, मास्टर प्लान हमारा बन रहा है। दिल्ली में पानी की मांग करीब 1300 MGD से ज्यादा है, लेकिन 1000 MGD ही पानी उपलब्ध है। ऐसे में लगातार बढ़ रही पानी की मांग को पूरा करना दिल्ली की सरकारों के लिए चुनौती भरा रहा है। रामविलास पासवान के परिवार की आपसी लड़ाई अब खुलकर सामने आ गई है और मामला बढ़ता ही जा रहा है। पहले रामविलास पासवान की पहली पत्नी और अब उनकी बेटी और उनका नाती भी कैमरे के सामने आ गया है। इस मामले में निशाने पर हैं रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस और उनका पूरा परिवार। ये महिला जो मांग रही है, ये पूरे पासवान परिवार के लिए एक बड़े खतरे की घंटी है। ये रामविलास पासवान की पूरी संपत्ति में 1/3 हिस्सा मांग रही है। तीनों मिल के जान का हमरा खतरा है। हम अकेला रहे छिए, तो तब न वो आवे छे हमरा से टक्कर ले ले, जे मन हो छे से बोले। इनका आरोप है कि पहले रामविलास पासवान के छोटे भाई और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस और रामविलास पासवान के सबसे छोटे भाई और पूर्व सांसद स्वर्गीय रामचंद्र पासवान की पत्नियों ने इनके साथ मारपीट की और उनसे इनको जान का खतरा है। इसको लेकर खगड़िया में प्राथमिकी भी दर्ज की गई है। एक और जहां पशुपति पारस और उनके परिवार को पुलिस का अनुसंधान झेलना पड़ेगा, वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान के लिए भी मुश्किलें बढ़ेंगी। जो बढ़ रहा है ना चिराग इस तरह से, तो वो लोग को अच्छा नहीं लग रहा है। जो पारिवारिक बात है, जो हम लोग बैठ के आपस में इस चीज़ को सुलह कर सकते हैं, वो बात को लेके वो मीडिया में जाते हैं। चिराग पासवान हालांकि इस मामले में अभी तक चुप्पी साधे हुए हैं, लेकिन जानकार बताते हैं कि पासवान परिवार के संपत्ति का विवाद सड़क पे आने से सभी परेशान हैं। ये हमको पाली है, लेकिन वो हमको पोसी है। चिराग जी की माँ बचपन से हमको प्यार दी है, इतना प्यार दी कि किसी को नहीं प्यार मिला होगा। हमेशा दिल्ली में हम जब रहते थे तो हमको हमेशा बचपन से प्यार मिला है। कुल मिला के पासवान परिवार इस कोशिश में लगा है कि किसी तरह से इस मामले को घर के अंदर ही सुलझा लिया जाए और अपने राजनीतिक विरोधियों को यह मौका ना दिया जाए कि वो इस मुद्दे को सड़कों पर उछालें, खासकर चुनाव के मौसम में। रनिया राव सोना तस्करी मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही, नए नए तथ्य सामने आ रहे हैं। डीआरआई ने अब जांच के दौरान पाया है कि पिछले 4 महीनों के दौरान रनिया राव ने तकरीबन 50 किलो सोने की तस्करी की और लेन देन हवाला के जरिए किया गया। रनिया राव सोना तस्करी मामले की जांच से सामने आ रही सच्चाई एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठित गिरोह की तरफ इशारा कर रही है। डीआरआई के मुताबिक इस मामले में गिरफ्तार साहिल जैन ने नवंबर 2024 से इस साल फरवरी तक तस्करी के 49.6 किलोग्राम सोने को ठिकाने लगाया, जिसकी कीमत अंदाजन 40 करोड़ रुपए से ज्यादा है। साहिल जैन ने रनिया राव के लिए हवाला के जरिए लगभग 39 करोड़ रुपए का लेन देन किया। डीआरआई का यह भी मानना है कि रनिया राव के आवासीय परिसर से जब्त 2 करोड़ 67 लाख रुपए हवाला की रकम है, जो सोना बेचकर हासिल की गई। डीआरआई के मुताबिक साहिल जैन हवाला के नेटवर्क का जानकार है
रन्या राव जो सोना लाती उसे साहिल जैन ठिकाने लगाता था और हवाला से रकम का लेन देन करता था। वहीं तरुण राज का काम सोना खरीदना था। मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने मुंबई में कार्रवाई करते हुए कुख्यात गैंग से जुड़े हुए कथित तौर पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। उनसे 7 कंट्री मेड पिस्टल और 21 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। मुंबई के अंधेरी इलाके के प्लैटिनम होटल से 28 मार्च को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की एंटी एक्सटॉर्शन सेल ने खुफिया जानकारी के आधार पर 5 लोगों को 7 देसी पिस्तौलों और 21 कारतूसों के साथ गिरफ्तार किया है। जांच में ये बात भी सामने आई है कि आरोपी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और हरियाणा से मुंबई आए थे। मामले में दर्ज की गई एफआईआर के मुताबिक ये 5 आरोपी एक बड़े गैंगस्टर के इशारे पर एक शख्स की हत्या के इरादे से मुंबई आए थे। इन 5 आरोपियों पर अलग अलग राज्यों में कई मामले भी दर्ज हैं। एक आरोपी दिलावर पर हरियाणा में 10 मामले पहले से ही दर्ज हैं। अब ये जांच चल रही है कि ये 5 किस गैंग के हैं और किसकी हत्या की सुपारी लेकर आए थे। फिलहाल मुंबई पुलिस को बस ये जानकारी मिली थी कि एक बड़े गैंगस्टर के इशारे पर मुंबई में एक गिरोह सक्रिय हुआ है जिसे किसी शख्स को मारना है। सोशल मीडिया में यूपीएससी में नकल कराने का दावा करने वाला एक वीडियो जमकर वायरल किया जा रहा है। वीडियो वायरल हुआ तो मामला यूपीएससी से लेकर दिल्ली तक पहुंचा और जब दिल्ली तक पहुंचा तो हड़कंप मच गया। तस्वीरों में एक परीक्षा में नकल होती दिखाई दे रही है। दावा है कि देश की सबसे प्रतिष्ठित यूपीएससी परीक्षा में नकल कराई जा रही है, लेकिन जब जांच की गई तो पता चला कि यूपी के बाराबंकी के सिटी लॉ कॉलेज में ये खेल चल रहा था, लेकिन सोशल मीडिया में इसे आईएएस परीक्षा का बताकर वायरल किया गया। बाराबंकी के अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अखिलेश नारायण सिंह ने बताया कि मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और इस मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। फेक वीडियो चला था जिसको संज्ञान में लेते हुए इस पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और इस पर कार्रवाई की जा रही है और शीघ्र ही इसमें विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और जिन सज्जन ने ऐसा किया था उनको विधि के दायरे में कानून का पाठ जरूर पढ़ाया जाएगा। फिलहाल इस वीडियो की सच्चाई ने यूपीएससी की साख तो बचा ली। कार्रवाई के नाम पर सिटी लॉ कॉलेज से एग्जाम सेंटर हटा लिया गया, लेकिन सवाल ये कि क्या लॉ कॉलेज में इस तरह नकल होने पर सिर्फ सेंटर हटाना ही काफ़ी है या इस कॉलेज पर कोई कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। राजधानी जयपुर आज एक ईमेल से मिली धमकी से सहम गया। जयपुर जिला कलेक्टर को ईमेल पर कलेक्टर ऑफिस को बम से उड़ाने की धमकी मिली। 3.5 घंटे सर्च ऑपरेशन चला, लेकिन अंततः ये धमकी महज धमकी ही साबित हुई। आज सुबह जयपुर कलेक्ट्रेट में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर को दहला दिया। एक ईमेल ने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी। सुबह 7:58 पर आए इस धमकी भरे ईमेल की जानकारी 11:30 बजे कलेक्ट्रेट प्रशासन को मिली। तत्काल पूरे परिसर को खाली करवा दिया गया। सभी कर्मचारियों और आम जनता को बाहर जाने के निर्देश हुए और फिर मौके पर पहुंचे बम स्क्वाड और एटीएस की टीमों ने भीतर तलाशी अभियान शुरू किया। जब यहाँ बम की अफवाह आई उसके बाद अफरा तफरी का माहौल हो गया। सभी अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्ता सभी फटाफट इस कलेक्ट्री परिसर से बाहर चले गए। करीब 3.5 घंटे की जांच के बाद भी किसी संदिग्ध वस्तु का कोई सुराग नहीं मिला। सर्च ऑपरेशन के बाद दफ्तर को आम जनता के लिए खोल दिया गया, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। अब हर आने जाने वाले की कड़ी जांच हो रही है। आईडी कार्ड चेक हो रहे हैं। बैग और अन्य सामान स्कैनिंग के बाद ही अंदर जाने दिए जा रहे हैं। अभी हमारी टेक्निकल टीम है वो जांच कर रही है कि ये मेल कहां से प्राप्त हुआ। चूंकि मेल में कलेक्टर परिसर को बम से उड़ाने की एक थ्रेट आई थी, तो एहतियातन जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है, हमारी इंटेलिजेंस की टीम है, डॉग स्क्वाड टीम भी है, और वो सारे परिसर को, जिसमें सारी बिल्डिंग को और आसपास के इलाके को सर्च कर रहे हैं। हमने पूरे परिसर के जितने भी यहाँ कार्यरत कर्मचारी हैं और जो लोग आते हैं उन सबको बाहर कर दिया है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से अभी अंदर पुलिस की टीम सर्च कर रही है। फिलहाल जयपुर पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने कलेक्ट्रेट परिसर को क्लियर कर दिया है, लेकिन प्रशासन अब और सतर्क है। परिसर में हाई लेवल सुरक्षा व्यवस्था लागू कर दी गई और पुलिस हर गतिविधि पर कड़ी नजर रख रही है। रेवंत रेड्डी सरकार को बड़ा झटका। 100 एकड़ से अधिक क्षेत्र में पेड़ पौधे हटाने पर सुप्रीम कोर्ट ने की कड़ी टिप्पणी। कहा, कोई भी कानून से ऊपर नहीं। ये वीडियो तेलंगाना के हैदराबाद शहर के बीचों बीच पौश इलाके गच्चीबावली के पास एक जंगल का है। अब जानिए कि ये जंगल कहाँ है और क्यों काटा जा रहा है। हैदराबाद के बीच में करीब 400 एकड़ एरिया में
कांचा जंगल स्थित है, जो एक ग्रीन लैंड है। इसमें बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, जो कई जीव जंतुओं और चिड़ियाओं का आशियाना है। कांचा जंगल को हैदराबाद का फेफड़ा भी कहा जाता है। बताया जा रहा है कि जंगल को काटकर यहाँ पर इमारतें बनाई जाएंगी। विकास प्राधिकरण ने इस जंगल को काटने के लिए छुट्टियों का समय चुना। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि रात के अंधेरे में एक साथ कई बुलडोजर और कटिंग मशीन लगाकर जंगल की सफाई की जा रही थी। पेड़ों की कटाई का ये वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैला तो स्थानीय लोगों का विरोध शुरू हो गया। No one is above the law and they have to step back. So we hope that the trees that are still there are protected and we are allowed to move close to the 100 acres that have been slashed off. लोगों के विरोध के बाद मामला तेलंगाना हाई कोर्ट तक पहुंच गया। भारी विरोध प्रदर्शन के बाद तेलंगाना हाई कोर्ट ने कांचा गच्चीबावली में 400 एकड़ से अधिक भूमि पर विकास गतिविधियों पर अंतरिम रोक लगा दी। लेकिन हैरत की बात तो ये है कि प्राधिकरण ने हाई कोर्ट के आदेश के बाद भी जंगलों और पेड़ों को काटे जाने का सिलसिला जारी रखा।